नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था और आज जो हमारा राजवंश है उसमें हम सैयद राजवंश के बारे में जानेंगे। ये हम सल्तनत काल में के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। जितने भी वंश थे, खिलजी वंश, तुगलक वंश और अब है सैयद वंश। तो देखिए, सैयद वंश का जो समय है वो 1414 से 1451 ईस्वी तक है भारत पर क्या करता है, शासन करता है। तो देखिए, सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां ने सैयद वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा और यह इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और इसने अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से क्या किया था, अपने आप को संतुष्ट किया था कि मैं केवल रैयत आला हूं। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। कहाँ का सेनापति था? तैमूर लंग का यह सेनापति हुआ करता था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां तैमूर लंग का क्या था, सेनापति था और भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर, जो भी आज पाकिस्तान में पड़ता है, दीपालपुर का शासक क्या कर दिया था, नियुक्त कर दिया था। तो क्या होता है, जो खिज्र खां है जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी, यह पहले तैमूर लंग का सेनापति हुआ करता था और जब तैमूर लंग भारत से लौटकर वापस जा रहा था तो इसने खिज्र खां को 3 जो स्थान थे या राज्य थे, एक मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का क्या कर देता है, शासक बना देता है, या वह राज्य इसको दे देता है कि भाई तो इस पर क्या कर, शासन कर। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था और खिज्र खां नियमित रूप से जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख, उसको क्या देता था, कर देता था। कर मतलब टैक्स पहुंचाता था। और खिज्र खां की जो मृत्यु हो गई थी वो 20 मई 1421 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो जाती है। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की और खिज्र खां को जो पुत्र था मुबारक खां, इसने शाह की उपाधि क्या की थी, इसने धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी। यमुना किनारे जो शहर है मुबारकाबाद, इसकी स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी। सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वह था अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का क्या था, अंतिम शासक था और सैयद वंश का शासन तकरीबन 37 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक इसने शासन किया भारत पर? 37 वर्षों तक इसने भारत पर शासन किया था। तो देखिए, हमने इसमें क्या देखा था, जो सैयद वंश का संस्थापक था वो खिज्र खां था और इस सैयद वंश का जो समय काल है वो कितना था, 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश भारत पर क्या करता है, शासन करता है। संस्थापक खिज्र खां और इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत आला की उपाधि से इसने अपने आप को खुश रखा था। और खिज्र खां पहले तैमूर लंग का सेनापति हुआ करता था और तैमूर लंग जब यहाँ से लौट कर जा रहा था तो इसने खिज्र खां को 3 राज्य मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। और खिज्र खां किसको कर देता था, तो नियमित रूप से जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो जाती है और खिज्र खां का जो पुत्र था मुबारक खां ने शाही की उपाधि धारण की। क्या किसकी उपाधि धारण की? शाही की उपाधि धारण करता है। और यमुना किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी और सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह था और सैयद वंश ने करीब 37 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। तो दोस्तों, ये था सैयद वंश। अब आता है हमारा लोधी वंश के बारे में हम जानेंगे। देखिए, लोधी वंश का जो समय है वो 1451 से
1526 ईस्वी तक था। कितना? 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का समय 1451 से 1526 ईस्वी तक था। और लोधी वंश का संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। यह लोधी वंश का क्या था? संस्थापक था। और वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। कहाँ कब बैठता है? 19 अप्रैल का दिन था और सन था 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली के राज सिंहासन पर बहलोल लोधी बैठता है। और यह क्या था? लोधी वंश का संस्थापक था। दिल्ली पर प्रथम अफगानी राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। दिल्ली पर प्रथम अफगानी राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। बहलोल लोधी ही वह प्रथम अफगानी था जिसने दिल्ली पर क्या? लोधी वंश की स्थापना की। लोधी वंश बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्कों का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था। कौन? बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर क्या किया करता था? पुकारा करता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था और यदि उसके सरदार खड़े रहते थे तो बहलोल लोधी भी क्या हो जाता था? खड़ा हो जाता था, वह बैठता नहीं था। आगे क्या बोलते हैं? बहलोल लोधी का जो पुत्र था निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो देखिए महत्वपूर्ण बात है, जो बहलोल लोधी का पुत्र था निजाम खां या 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के राज सिंहासन पर क्या करता है? बैठता है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की क्या की? स्थापना की और आगरा शहर की स्थापना करता है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी जो आगरा शहर है जहाँ पर आज ताजमहल स्थित है, तो उस आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी के द्वारा ही की जाती है। भूमि के लिए माप के प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने ही करवाया था। जो क्या होता है, आज जो हम भूमि नापते हैं गज फुट में, इंच में और क्या बोलते हैं एकड़ में, तो पहले जो भूमि को नापने की इसने अपने समय में गजे सिकंदरी जो भूमि मापन की क्या थी? पैमाने की इकाई थी, इसने उसका प्रचलन करवाया था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनवाया और सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? आगरा को बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत की एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। फरहंगे सिकंदरी नाम से क्या हुआ? अनुवाद होता है। किसमें? फारसी में। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर जितने भी जो मुस्लिम आक्रांत थे, इन्होंने जितने भी हिंदू मंदिर थे इनकी मूर्तियों को बहुत खंडित किया है और इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो इसने भी क्या किया था? इसमें नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। देखिए कितना क्रूर था ये, और कितना जो इसने धार्मिक भावना बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहा था। तो इसने क्या किया था? जो मंदिर की मूर्तियां थी उसको तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने क्या किया? मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मज़ार पर जाने पर क्या लगा दिया था? इसने प्रतिबंध लगा दिया था। और ये जो सिकंदर लोधी था
इसने स्त्रियों को मंदिर में जाने से या क्या बोलते हैं पीरों और संतों की मज़ार पर जाने पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की जो मृत्यु है वो 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो जाती है। कब हो जाती है? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो जाती है। इसी दिन इसका जो पुत्र है इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है। और 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया इस युद्ध में और वह मारा जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के जो शासक थे दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा ही करवाया गया था। और मोठ की जो मस्जिद है इसका निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा करवाया गया था। तो ये था लोदी वंश। तो हम एक बार इसका पूरा रिवाइज करवा देते हैं। तो जो लोदी वंश है इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और दिल्ली पर प्रथम अफगानी राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्कों का प्रचलन करवाया और यह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था। और यह जब क्या होता है सभा वगैरह में इसके सरदार खड़े होते थे तो यह भी क्या हो जाता था, खड़ा रहता था। इसने बहलोल लोदी का जो पुत्र है निजाम खां 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। 1504 ईस्वी में कब 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की क्या की स्थापना की और इसने सिकंदर लोदी है इसने आगरा को ही अपनी क्या राजधानी बना लेता है। और गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी ही था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिकंदर लोदी ने जो कविताएं लिखी थी फारसी में वो कौन सी लिपि में लिखी थी? तो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। और इसने हिंदू मंदिरों की जो नगरकोट है ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर इसने कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया और मुसलमानों को ताजिया लगाने और मुस्लिम स्त्रियों को पीर और संतों की मज़ार पर जाने पर इसने क्या लगा दी, रोक लगा दी। और यह इस जो नालायक है इसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो जाती है। और इसका जो पुत्र है इब्राहिम लोदी या जिसको इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करके राज सिंहासन पर बैठता है। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है और इसके बाद से मुगल वंश या मुगल साम्राज्य की क्या नींव रखी जाती है भारत पर और भारत पर मुगलों का क्या हो जाता है, शासन शुरू हो जाता है। इस युद्ध में वह मारा जाता है और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है। और बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के जो शासक थे दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे आलम खां ने ही दिया था। और मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के जो वजीर के द्वारा ही किया गया था। तो ये था लोदी वंश। तो अब हम आगे जी देखेंगे जो सल्तनत काल की जो शासन व्यवस्था थी वो किस तरीके से चलती थी, किस तरीके से जो शासक थे, राजा थे, सुल्तान थे वो भारत पर शासन किया करते थे। तो देखिए केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था वो सुल्तान होता था। क्या होता था? सुल्तान। जैसे आज हमारे देश में जो मुख्य मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, हालांकि उससे बड़ा राष्ट्रपति होता है, लेकिन अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री को ज़्यादा पावर रहती है। तो ऐसे ही जो उस समय केंद्रीय प्रशासन का जो मुख्य मुखिया था वो सुल्तान था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय में अमीर प्रभावहीन हो गए थे। जो अमीर खुसरो थे वो क्या हो जाते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। पर था लोदी वंश के शासन काल में।
ठीक है। और अमीरों को जो महत्व था वो लोधी वंश के शासनकाल में सर्वाधिक था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलबत कहा जाता था। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलबत की बैठक होती थी। जैसे आज हमारी जो संसद भवन है, यहाँ पर सभी मंत्रिमंडल बैठते हैं, बैठक करते हैं और वहाँ पर नियम कानून बनाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता था उस समय की जो संसद थी उसको क्या कहा जाता था, मजलिस ए खलवत। यहाँ पर ये जो मजलिस ए खास के सभी लोग बैठा करते थे। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए खास जैसे तो यहाँ पर क्या होता था, जो सुल्तान होता था दरबार में सभी अमीरों को, खानों को, मालिकों को और रईसों को बुलाया करता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। और सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग क्या करता था, पूरा करता था। मंत्री और एवं उसके संबंधित विभाग, मंत्री और उससे संबंधित विभाग कौन कौन से हैं देखिए। वजीर, यह राजस्व, इसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, या राजस्व विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था। मुशर्रिफ ए मुमालिक, इसको महालेखा कहते थे। क्या महालेखा, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा यह रखा करता था। यह कौन था, मुशर्रिफ ए मुमालिक। मजूम आदर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। कौन, मजूम आदर, यह जो धन उधार दिया जाता था उसका हिसाब यह रखा करता था। खनीज, यह कोषाध्यक्ष होता था। खारिज ए मुमालिक, दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। कौन, खारिज ए मुमालिक। सद्र उस सदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। कौन, सद्र उस सदूर, या दान विभाग का क्या हुआ, दान और दान विभाग का क्या प्रमुख हुआ करता था। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी यही था। कौन, काजी उल कजात। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। कौन, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी बरीद ए मुमालिक। वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल किया करता था। कौन, वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था, वकील ए दर। दीवान ए खैरात, यह दान विभाग हुआ करता था। ये तीन याद रखना, दीवान ए खैरात दान विभाग, दीवान ए बंदगान दास विभाग हुआ करता था, और दीवान ए इस्तिहाक यह पेंशन विभाग था। क्या था, पेंशन विभाग। इस पर एक बार नज़र मारिए। दीवान ए मुस्तखराज, यह विद्या विभाग था और इसको बनाने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही, यह कृषि विभाग था और इसको बनाने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज, यह सैन्य विभाग था, इसको बनाया था बलबन ने। दीवान ए बंदगान, इसको फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान ए खैरात, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने द्वारा बनाया गया था। और दीवान ए इस्तिहाक, इसको फिरोज शाह तुगलक इसको भी इसके द्वारा बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत पर अनेक, जो दिल्ली सल्तनत था यह अनेक प्रांतों मतलब राज्यों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता, इक्ता या सूबा कहा जाता था। और यहाँ का जो शासन होता था वो नायब या बली या मुफ्ती के द्वारा संचालित किया जाता था। इक्ताओं को सिकों अर्थात जिलों या सिकों या जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकादार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी हुआ करता था। क्या हुआ करता था, सैनिक अधिकारी हुआ करता था। राजस्व या कर व्यवस्था क्या थी, उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जक़ात मुसलमानों पर धार्मिक कर था, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया या गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर हुआ करता था। एक बार इस पर
ये अधिकतर पूछते हैं। जो जजिया है कि गैर मुसलमानों पर कौन सा धार्मिक कर लगाया जाता था, वो था जजिया कर। क्या? जजिया कर। और ज़कात यह मुसलमानों पर धार्मिक कर हुआ करता था। खम्स क्या कहलाता है, ये देखिए इसको। यह लूटे हुए धन या खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष पर 4/5 भाग पर सैनिक अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार हुआ करता था। परंतु तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया, और सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। क्या? परगनों। आमिल परगनों का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी किया करता था। कौन? अमीर ए सदा नामक अधिकारी किया करता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। क्या थी? ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। मंगोल जो सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को और सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया। क्या दिया गया? खास खेल नाम दिया गया। और मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अरसाद कहा जाता था। क्या होता था? इसको एक बार पॉइंट को याद रखना है। जो सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक या अरसाद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? एकता प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सल्तनत एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत कौन करता है? फिरोज तुगलक कर देता है। खत्म किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और फिर से एकता प्रथा की शुरुआत कौन करता है? फिरोज तुगलक फिर से एकता प्रथा की क्या करता है? शुरुआत करता है। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। और सल्तनत काल में जो अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे वो कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। और तुर्की का अब नाम बदलकर तुर्कीय हो गया है। क्या हो गया है? तुर्कीय। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। और हाथी कहाँ से मंगाए जाते थे? बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। और सल्तनत काल का जो कानून था वो किस पर आधारित था? जो शरीयत था मुसलमानों के, जो कुरान और हदीस पर क्या था? आधारित हुआ करता था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होते थे। और सुल्तान सप्ताह में कितनी बार? 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए क्या हुआ करते थे? उपस्थित हुआ करते थे। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। क्या कहा जाता है? मुक्ताई। ये जो प्रसिद्ध स्थान इसके देखिए, सरस्वती। प्रसिद्धि का कारण क्या था? अच्छी किस्म के चावल यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अच्छी किस्म के चावल सरस्वती में पाए जाते हैं। अहिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए यह प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बनारस सोना, चांदी एवं जड़ी कामों के लिए यह क्या हुआ करता था? प्रसिद्ध हुआ करता था। भूमि के नापजोख करने के क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। और भूमि के नापजोख करने के क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहती थी उसको कहते थे खालसा भूमि। अलाउद्दीन ने दान दी गई
अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो भूमि पहले दान दी गई थी उसको छीनकर खालसा भूमि में इसने परिवर्तित कर दिया था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। और देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में क्या हुआ करता था, प्रसिद्ध हुआ करता था। दोस्तों ये था हमारा जो हमने आज सल्तनत काल की जो कानून व्यवस्था है या शासन व्यवस्था है इसके बारे में जाना। और इसके पहले हमने सैयद वंश के बारे में पढ़ा और सैयद वंश के बारे में और लोधी वंश के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों चैप्टर भली भांति अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले जो हमारा अध्याय रहेगा। ऐसे यहाँ पर जो हमारा अध्याय है सल्तनत काल वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। जो अगला अध्याय रहेगा उसमें हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।